हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपका 10वां चैप्टर नंबर है आपका 10वां और नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इसके हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं माय डियर? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हैंग होता है एक बार स्टार्टिंग में, उसके बाद हैंग नहीं होता है। ये वही सिस्टम है अपना। भाई रुक जा, बस 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 हो गया कल्याण हो गया। ठीक है, अब नहीं होगा। चले तो यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलते हैं, पहुँच जाते हैं अपने सीधे सवाल पे। पेज नंबर 185 पर आपको ये सवाल मिलेगा जो कि बुक का सवाल है कि आप बीजों को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे। आप बीजों को सजीव रखेंगे या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे? तो बीजों को हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे। बीजों को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? सजीव की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि जो बीज है, क्योंकि बीज में पौधे की भ्रूण अवस्था पाई जाती है। जो बीज है उसमें पौधे की कौन सी अवस्था पाई जाती है? भ्रूण अवस्था पाई जाती है, मानी चिन्ना बच्चा होता है जो निष्क्रियता की अवस्था में होती है। किस अवस्था में रहती है? निष्क्रियता की अवस्था में रहती है, मतलब निष्क्रिय रहता है, सांस नहीं लेता। जो अनुकूल परिस्थिति आने पर सक्रिय हो जाता है। और जो बीज है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर, मानी अच्छी परिस्थिति आने पर क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर? सक्रिय। आगे है अब है पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 1, मानी पौधों और जंतुओं के बीच, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और विभिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। मानी जो अपने पास पौधे हैं और जीव हैं उनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, उनको हमें लिखना है। पौधे और जंतुओं के बीच जीवन चक्र में समानताएं, तो दोनों के जीवन चक्र में अनेक अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे बच्चे की, जैसे एक मानव है, एक जीव है, तो उसमें भी काफ़ी सारी अवस्थाएं पाई जाती है। कहें तो हम कि पहले वो छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता है पेट में आने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कौन सी अवस्था होती है अपनी? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर मिडिल एज, है ना, युवावस्था, फिर उसके बाद में मिडिल एज, फिर उसके बाद में बुढ़ापा, ऐसे एज आती है। तो उसी प्रकार पेड़ के अंदर भी ऐसी एज आती है, ऐसा जीवन चक्र आता है, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। दोनों ही वृद्धि और विकास की अवधि से गुजरते हैं। दोनों में वृद्धि होती है, मतलब जीव में भी वृद्धि होती है और पौधों में भी वृद्धि होती है। पौधों एवं जंतुओं में जीवन की निरंतरता के लिए जनन क्रिया होती है। ठीक है भाई, अगर मानव को या जीव को अपनी जैसी संतति इस प्रकृति में बनाए रखनी है तो जनन जरूरी है। जनन मानी होता है जन्म देना, बच्चे को जन्म देना, तो जन्म देना बेहद जरूरी। अगर जन्म नहीं देगा, सब लोग बंद कर देंगे, सब जीव बंद कर देंगे, प्रकृति समाप्त हो जाएगी कुछ समय पे। ठीक है ना, तो प्रकृति का निरंतर विकास के लिए जीवों में जनन बेहद जरूरी है। साथ ही साथ पौधों में भी इसी प्रकार से क्या होता है? जनन होता है। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में अंतर। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में क्या अंतर है? पौधे और जंतुओं के जीवन चक्र में क्या डिफरेंस है? तो पौधों का जीवन चक्र बीज से, जबकि जंतुओं का जीवन चक्र अंडे से प्रारंभ होता है। ठीक है ना, पौधों का तो जीवन चक्र बीज से और जंतुओं का जीवन चक्र अंडे से प्रारंभ होता है। आगे है कि पौधों में जीवन भर वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में निश्चित अवधि तक ही वृद्धि होती है। ठीक है, पौधों में तो जीवन भर वृद्धि होती है, जबकि जीवों में तो एक निश्चित समय तक आती है, फिर उसके बाद में तो बुढ़ापा आने लग जाता है। ठीक है, पौधों की तुलना में जंतुओं की विकास अवस्थाएं अधिक जटिल होती है। मानी पौधों में जो विकास है वो कम जटिल होता है, जबकि जंतुओं में ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि नीचे
तालिका में कुछ विवरण माने डाटा दिया गया है और तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के बीच उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाएं। उपयुक्त उदाहरणों का क्या लगाएं? पता लगाएं। प्रयास कीजिए, यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो देखो इसमें है कि क्या इसकी वृद्धि होती है। अब किसकी थी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। किसकी वृद्धि के लिए बोल रहा, क्या यह श्वास लेता है? तो उदाहरण के लिए पौधा का हो सकता है। अगर ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तो क्या इसकी वृद्धि होती है? नहीं। क्या ये श्वास लेता? नहीं। तो आप यहाँ पे पत्थर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पत्थर। पत्थर, ठीक है। न तो ये श्वास लेता है न ही विकसित होता है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाँ या नहीं, हाँ माने क्या इसकी वृद्धि होती है? तो नहीं में। क्या यह श्वास लेता है? तो हाँ। तो अब यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिखे भाई? कौन वृद्धि तो नहीं करता लेकिन श्वास लेता है? बताओ फटाफट से, आप लोग बताओ क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है कि क्या इसकी वृद्धि होती है? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो ये कौन है? चट्टान। माने श्वास भी नहीं लेता चट्टान। मैंने पत्थर ही तो लिखा था, ठीक है, मैंने भी पत्थर लिखा था। तो जीव वस्तुओं में माने निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि और श्वास नहीं होता है। दूसरा आ गया यहाँ, तो नहीं माने वृद्धि तो नहीं होती लेकिन सांस लेता है। तो उदाहरण संभव है ही नहीं। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई कोई उदाहरण ही नहीं दिख रहा कि जिसमें वृद्धि और जो श्वास लेता हो, वृद्धि तो नहीं होती लेकिन श्वास लेता हो। जो श्वास लेता है उसमें वृद्धि होती है क्योंकि सभी सजीव वृद्धि और श्वास करते हैं जबकि निर्जीव वस्तुओं में श्वसन संभव नहीं है। आगे चले। एक है हाँ कि भाई ये भाई साहब वृद्धि तो करता है लेकिन श्वास नहीं लेता। तो ये क्रिस्टल, क्या है? क्रिस्टल वृद्धि तो करता है लेकिन श्वास नहीं लेता। तो ये बात सही, क्रिस्टल जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जो होते हैं वृद्धि करते हैं। ये निर्जीव होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के आकार में संचयन के कारण वृद्धि हो सकती है लेकिन श्वास क्रिया नहीं होती है। अब एक है कि ये श्वास वृद्धि भी करता है, श्वास भी लेता है। तो ये जीव और पौधे हैं, जंतु और पौधे हैं जो श्वसन भी लेते हैं और वृद्धि भी करते हैं। आगे चलिए। आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? तो चलते हैं आगे। अपने पास है कि बीजों के अंकुरण के लिए जल, वायु, मिट्टी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना इनमें से एक के संभव नहीं है कुछ भी। इसीलिए अनाजों एवं दालों में उपयुक्त भंडारण के लिए नमी, वायु और प्रकाशहीन परिस्थितियां ही होनी आवश्यक है। अब देखो समझो कि घर के अंदर हम ऐसा करते हैं, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि एक बार में साल भर का अनाज ले लेते हैं, 4, 5, 6 बोरी जो भी है अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स। तो पहले तो 8-10 बोरी लिया करते थे, अब अलग अलग हो रखे हैं तो कम बोरी यूज़ होने लग गई। सब अलग अलग लेते हैं तो फिर भी वही 8-10 ही होती हैं। लेकिन जब उनका हम भंडारण करते हैं, क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो पहले तो हम सोचते हैं कि उसको पहले सुखाया जाए अच्छे से। तो उसको ऊपर पटकते हैं, घर के ऊपर। ठीक है, घर के ऊपर पटक के उसमें से नमी जो है तावड़े में पटकते हैं, तो धूप में पटकते हैं तो उसमें नमी हटाते हैं। 2-3 दिन तक पड़ा रहने देते हैं, शाम को ढक देते हैं, फिर वो हटा देते हैं उसका कवर। तो उसके अंदर से कंटिन्यूसली ऐसा करते रहते हैं। फिर उसके बाद नमी निकल गई, फिर उसके बाद उसको टंकी के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन टंकी के अंदर स्टोर तो करते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन जाती रहती है तो ख़राब होने की स्थिति ज़्यादा होती है। हमें क्या करना चाहिए? उसे पैक करके रखना चाहिए बिल्कुल, जहाँ से ऑक्सीजन जाए ही नहीं, नमी नहीं जाए, धूप नहीं जाए। ठीक है ना? तो अगर स्टोर करना है तो ये चीज़ें उनके साथ नहीं जानी चाहिए। आगे चलिए। आगे अपने पास है
कि आपने सीखा है कि टेडपोल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेंढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टेडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? तैरने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है, धारा रेखीय शरीर रहता है तो पानी में तैरने में थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है। वो बाहर नहीं निकल सकता, उस टाइम पे बाहर निकलेगा पानी से तो मर जाएगा। माने टेडपोल अवस्था में पूंछ उन्हें जल में तैरने में क्या करती है? सहायता करती है, ठीक है। टेडपोल क्या होता है? मेंढक का स्टार्टिंग चरण ही है। आगे है आपका कि चरण। चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है। बिल्कुल, लकड़ी का लट्ठा निर्जीव ही है, क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे जीव मानती है, क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त हुआ है। चारण और चारू के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। देखिए, अगर कोई भी लकड़ी का लट्ठा अगर जब तक पेड़ जीवित है तब तक उसी के साथ तो वो जीवित माना जाएगा, लेकिन वहां से हटाने के बाद वो निर्जीव हो जाता है, क्योंकि श्वास लेना बंद कर देता है। दूसरी बात, गति करना बंद कर देता है, विकास करना बंद कर देता है। तो एक तरीके से कहें कि वो एक निर्जीव ही होता है। तो चारण का तर्क, लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती है। चारण का तर्क सही है, क्योंकि वृक्ष से अलग हो जाने के बाद इसमें सजीवों का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। यह निर्जीव वस्तु बन जाता है। क्या बन जाता है? ये निर्जीव वस्तु ही बन जाता है। चारू का तर्क है कि यह सजीव है, क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चारू का तर्क तभी तक सही था जब तक लकड़ी का लट्ठा वृक्ष से जुड़ा था, लेकिन वृक्ष से अलग होने के बाद ये क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। आगे बात समझ में? मैंने भी आप लोगों को ऐसा ही समझाया। मच्छर और मेंढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं हैं, क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं? माने समानताएं क्या हैं और अलग अलग क्या है, माने भिन्नता क्या है? तो पहले तो अपने को समानता बतानी है, फिर भिन्नता बतानी है कि इनके अंदर समानता तो क्या होती है और भिन्नता क्या होती है, ये अपने को बताना है। चलिए, तो समानताएं हैं कि दोनों का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। माने मच्छर भी और मेंढक भी दोनों अंडे देते हैं। दोनों के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था होती है, माने दोनों के में स्टार्टिंग जो अवस्था होती है वो लार्वा अवस्था होती है। दोनों के जीवन का प्रारंभ समय जल में ही व्यतीत होता है। माने दोनों ही जो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद जो बच्चे निकलते हैं जल में ही निकलते हैं, ठीक है। विभेदकारी विशेषताएं माने अलग अलग विशेषता क्या है? मच्छर के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था होती है, जबकि मेंढक के जीवन चक्र में नहीं होती है, ठीक है। मच्छर में कौन सी है? प्यूपा अवस्था, मेंढक में नहीं होती है प्यूपा। मच्छर की वयस्क अवस्था वायु में रहती है। मच्छर वयस्क होने के बाद वायु में रहता है, पानी में नहीं रहता, जबकि मेंढक की वयस्क अवस्था जल और थल दोनों में रहती है। दोनों जगह रहते हैं। उड़ तो सकते नहीं बेचारी, है ना, मेंढक उड़ नहीं सकते हैं। अब चले आगे। एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई है। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या क्या देखने की अपेक्षा करते हैं, इसका चित्र बनाएं और इसके कारण भी दीजिए। इसका चित्र भी बनाना है और इसका कारण भी अपने को देना है। चलिए, तो आ जाइए। यह चित्र बना हुआ है और कारण भी। मानी एक सप्ताह पश्चात पौधे का प्ररोह मुड़कर ऊपर की ओर वृद्धि करता है हुआ तथा जड़ मुड़कर नीचे की ओर वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। इसका कारण यह है कि प्ररोह प्रकाश के सोर्स की ओर तथा जड़ प्रकाश सोर्स के विपरीत दिशा की ओर वृद्धि करती है। जब कोई भी पौधा हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को डायग्राम शो कर रखा है कि एक पौधे को इस प्रकार से लगाया गया, ठीक है, इस प्रकार से लगाया गया। अब ये जो प्रकार है, यहाँ पे एक बीज रख दिया गया, ठीक है। अब इधर तो मिट्टी नहीं है, इधर इस प्रकार से मतलब एक गिलास लिया, उसमें यूं छेद किया प्लास्टिक वाले में और उसके अंदर हमने ये लगा दिया। अब आपको पता है कि पौधा जो है वृद्धि करता है तो हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ता है, और जड़ें हमेशा, जड़ों को क्या चाहिए? पानी, तो पानी की ओर।
और पौधे के पत्तों को क्या चाहिए? प्रकाश। भोजन बनाने के लिए तो ऊपर की ओर मुड़ेगा और ये जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, आगे चलिए। तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेट अप तैयार किया। चित्र जिसे चित्र में दर्शाया गया है, आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं? क्या यह कैसे पता उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं? आगे चलें। तारा और विजय एक सेटअप लगाते हैं। तारा और विजय क्या लगाते हैं? एक सेटअप तैयार कर शायद यह पता करना चाहते हैं कि पौधे की वृद्धि किस दिशा में होती है। वे देखना चाहते हैं कि जब प्रकाश सभी दिशाओं से प्राप्त होता है तो पौधे का प्ररोह ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है। ये तीनों ही स्थितियों में प्ररोह को सतह से ऊपर तथा जड़ों को सतह से नीचे देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वे सही हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से समझो कि वो कैसे पता लगे। मैंने एक सेटअप लगाया उन्होंने इस टाइप का। एक गिलास लिया, उसमें एक बीज को ऐसे रख दिया, एक बीज को खड़ा रख दिया, एक बीज को भी ऐसे उल्टा रख दिया और एक को ऐसा रख दिया। तो इनमें से कौन सा सही वृद्धि करेगा? वैसे ये वाला तो यूं मुड़ के यूं चला जाएगा और ये वाला यूं मुड़ के यूं चला जाएगा। ये वाला तो सीधा ही वृद्धि करेगा, नो प्रॉब्लम। ये वाले की जड़ें इधर और इसका ये निकल जाएगा यूं। ये सेटअप इसका सही रहेगा। आगे चलिए कि बीज अंकुरण पर ताप के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। ठीक है, समझिए कि बीज अंकुरण के लिए, देखो बीज अंकुरित होने के लिए एक पर्याप्त तापमान होना बेहद जरूरी है। कौन से बीज को कितना टेम्परेचर चाहिए, ये उसके स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो, जैसे गेहूं यदि हमको उगाना है तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। बाजरे के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है तैयार होने के लिए। अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग पौधे उगते हैं, बीज अंकुरित होते हैं। ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए। बीज अंकुरण तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए निम्न प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो क्या करेंगे कि हम एक समान प्रकार के बीज लेकर उन्हें 3 अलग अलग बीकर में रखेंगे। बीज एक ही इकाई लेंगे लेकिन 3 अलग अलग रखेंगे। अब पहले बीकर को कम तापमान के लिए फ्रिज में और दूसरे बीकर को सामान्य तापमान हेतु कमरे में तथा तीसरे बीकर को उच्च तापमान के लिए धूप में रख देते हैं। तीनों बीकर में समान मात्रा में पानी लेते हैं और निश्चित समय अंतराल पर निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। कुछ अंकुरण की दर को नोट कर तुलना करते हैं कि तापमान पर माने किस तापमान पर जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। ठीक है, अब आगे अपने पास बहुचयनात्मक प्रश्न। कीट बक्सी पौधे का उदाहरण है, तो इनमें कीट बक्सी पौधे का कौन सा उदाहरण है बताओ? ड्रोसेरा, बोगेनविलिया, क्राइसेंथम और सनफ्लावर। तो सनफ्लावर तो नहीं है, तो अपने पास जो ड्रोसेरा है, कौन सा है? ड्रोसेरा घटपर्णी। ठीक है, एक है ड्रोसेरा है, एक है घटपर्णी और एक और है ना। 2-3 ऐसे पौधे हैं जो कीट बक्सी होते हैं, कीटों का भोजन करते हैं। आगे किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक से सिकुड़ जाती है? तो अपना है, तो ये तो अंग्रेजी में दे रखा है भाई। अपने तो छुई मुई का पौधा था, है ना। पिटूनिया हो गया, आंवला हो गया, मिमोसा और केजुराइन। अब बताओ किसका? ठीक है ना, इंग्लिश में दे दिया मिमोसा का। ठीक है ना, मिमोसा का मतलब वही छुई मुई का जो पौधा होता है
वही आंवले जैसी उसकी पत्तियां रहती है लेकिन छोटी रहती है। निम्न में से निर्जीव कौन है? मतलब जो श्वास नहीं लेता, जो वृद्धि नहीं करता। छत्रक, कीट, मच्छर, जल। जल निर्जीव है। जल क्या है? निर्जीव है। ठीक है। छत्रक, छत्रक का मतलब समझते हो ना आप लोग? ये वही है छत्रक। छत्रक का मतलब होता है एक पौधा होता है। कीट, कीट भी और मच्छर भी। छत्रक क्या होता है? मेरे हिसाब से छत्रक होना चाहिए मशरूम। आगे चलते हैं। किस पौधे द्वारा सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर ली जाती है? तो पिटूनिया, नागफनी, नीम, आंवला। कौन है इनमें से? कौन है इनमें से जो सूर्यास्त के बाद अपने जो पत्ते हैं उनको सिकोड़ लेता? तो होता आंवला। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है वायु, जल, प्रकाश, उपयुक्त सभी सभी आवश्यकता है बीज के के लिए सभी चीजें आवश्यक है। आगे कि मच्छर की कौन सी अवस्था जल में रहती है? लार्वा, वयस्क, लार्वा व प्यूपा, अंडा व वयस्क, प्यूपा व वयस्क। तो इसके अंदर आपका आएगा लार्वा और प्यूपा। ये पानी के अंदर ही इनकी अवस्थाएं रहती हैं। रेशम कीट माने सिल्क मॉथ के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती है? सिल्क मॉथ माने जो रेट वो है उसमें कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसमें टोटल मिला के 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है। आगे चलिए। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो मेंढक की जीवन, सबसे पहले मेंढक भी अंडा देता है, तो टैडपोल ये तो होगा नहीं दोनों, तो ये सीधे वयस्क बन जाए। पहले अंडे देगा, अंडे के बाद में मंडूकक, मंडूकक के बाद में टैडपोल, फिर वयस्क। अगर इधर देखे सेम में तो अंडा, फिर टैडपोल, फिर मंडूकक और फिर वयस्क। तो ये होना चाहिए से। ठीक है ना? तो से ऑप्शन होगा, पहले अंडा देगा, फिर अंडे से टैडपोल बनेगा जिसकी पूंछ भी रहती है, फिर मंडूकक माने उसकी पूंछ हट जाती है, फिर वयस्क हो जाता है। मच्छर द्वारा किस रोग का संचारण होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उपयुक्त सभी। मच्छर तीनों रोगों को ही भेजता है भाई साहब। ठीक है, उपयुक्त सभी है, तीनों रोगों का ही क्या करता है? ये भेजता है अपने पास फुल, है ना? मलेरिया भी गंदे पानी में होता है, डेंगू साफ पानी में, और चिकनगुनिया का तो पता नहीं भाई कौन से पानी में होता है ना? आगे हो गया अपने पास कोलियस, कोलियस, पिटूनिया और केडुला। और चौथा है जीनियो में से कौन से पौधे बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, मानी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताओ कौन सा ऐसा है जिनके अंदर अंधकार की होती है? तो केडुला और जीनिया, ये दोनों ही पौधे ऐसे होते हैं जो अंधकार में उगते हैं, मानी इनकी प्रकाश की इन्हें आवश्यकता नहीं होती उगते टाइम। ठीक है। कीट बक्सी पौधे अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? कीटों पर, कीटों पर निर्भर होते हैं। कीटों पर, किस पर? कीटों पर, कीटों पर निर्भर रहते हैं भाई। ठीक है ना? जो कीट बक्सी है वो कीटों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? कीटों पर। आगे आ गया, समस्त सजीव के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। किसके प्रति? उद्दीपन। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। शरीर के अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहते हैं। ये यहां आएगा ना। बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? कवर ही कहते हैं अपने तो, हाँ? कवर कहते हैं या फिर बीजावरण? क्या कहते हैं? बीजावरण, बीजावरण, बीजावरण कहते हैं। आगे हो गया है, मेंढक के अंडे के समूह को क्या कहते हैं? बताओ। जलांडक कहते हैं। क्या कहते हैं? जलांडक, जलांडक। ठीक है, मानी मेंढक के अंडे के समूह को जलांडक के रूप में जाना जाता है, इसका भी एक नाम है। फिर है पूर्ण विकसित वयस्क मेंढक,
पूर्ण विकसित वयस्क मेंढक जल और थल, जल और थल दोनों में रहते हैं। अगर पूरी तरीके से विकसित हो गया मेंढक तो जल और थल दोनों जगह पे वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा ना। आगे आ गया भाई, आ गया है कि पौधे में पुष्प केवल दिन के समय ही खिलते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। रात के समय में वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। रात के समय में क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। और ये तो गलत बात है। कुछ कुछ पौधे में पूरे टाइम ही होते हैं भाई। असत्य बात है कि वे दिन रात दोनों में खिलते हैं खिलने को, लेकिन कभी कभार रात में मुरझा जाते हैं, थोड़े मुरझा जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो अच्छे से खिलते हैं। सभी सजीव जनन करते हैं, बिल्कुल ये सत्य बात है। जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। पौधे को सीधा रखे जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्ररोह की वृद्धि ऊपर की ओर होती है, बिल्कुल सत्य बात है। सभी बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह असत्य बात है। कुछ कुछ बीजों को ही प्रकाश, माने बहुत ज्यादा तो प्रकाश के होते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें बिना प्रकाश के भी उगाया जाता है। जैसे हमने अभी अभी देखा था, है ना, एग्जाम्पल, जिनको अंधकार की जरूरत होती है। जिनको किसकी जरूरत होती है, अंधकार की जरूरत होती है। कहाँ गया वो अंधकार वाला, अभी अभी तो देखा ही था हमने। किसी पौधे को अंधकार की भी जरूरत होती है। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, माने अंधकार, मानी कैलेंडुला और जीनिया। कैलेंडुला और जीनिया ऐसे पौधे हैं जिन जब वो उगते हैं तो इन्हें अंधकार की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अब चलते हैं सीधे यहाँ पे। उद्दीपन, श्वास क्रिया, वातावरण में होने वाले परिवर्तन या अपने समान संतति उत्पन्न, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अभी इसका मुझे लग रहा है कोई ऐसा नहीं सोच पा रहा हूं या नहीं मिला पा रहा हूं, तो दूसरे पे चलो। उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये सीधा देखो। ठीक है। श्वसन माने श्वास क्रिया जो होती है वो श्वसन आ गया। जनन, जनन का मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करना। अब बचा कौन सा, तीसरा ये आ गया, वातावरण में होने वाले परिवर्तन ये आ गया उद्दीपन। ठीक है, तो 3 मिल गए तो ऑटोमेटिक लास्ट का बचा, वो तो मिल ही जाएगा। तो कभी ऐसे सवालों को छोड़े नहीं। आगे आ गया। अब इसमें देखो बीज, बीज के अंदर क्या आएगा, रंध्र, प्यूपा, टेडपोल, भ्रूण। अब हमें पता नहीं है, वैसे भ्रूण होगा होने को तो, लेकिन हमें पता नहीं है किससे मिलेगा, थोड़ा अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं मैं। तो सोचो मेंढक, मेंढक में होता है भाई साहब। अब मेंढक में प्यूपा भी होता है, टेडपोल भी होता है। नहीं तो मेंढक में सॉरी टेडपोल होता है, प्यूपा अवस्था होती ही नहीं है। मच्छर का पता है कि इसके अंदर प्यूपा होता है। पत्ती का पता है कि इसमें रंध्र होता है। अब बचे दो, तो मेंढक में तो भ्रूण होता नहीं है, क्योंकि वो तो अंडे से बनता है। ठीक है, माँ के पेट में थोड़ी होता है। तो बीज का तो बन जाएगा भ्रूण, और मच्छर का, मेंढक का बन जाएगा टेडपोल। मेंढक का बन जाएगा टेडपोल बन जाएगा। आगे बात समझ में। आगे जनन किसे कहते हैं, जीवों द्वारा अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अंकुरित बीज से क्या तात्पर्य है, मानी बीज को उगा दे, फिर उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आए, छोटा सा पौधा बन जाए, उसे अंकुर। मान जब किसी बीज से अंकुर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। अंकुरित, कभी कभार अंकुरित खाते हैं ना अपन। सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन पोषण की आवश्यकता होती है। पौधे श्वसन क्रिया किस प्रकार करते हैं, जो पौधे हैं श्वसन किस प्रकार करते हैं। पौधे की पत्तियां की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र। और इन रंध्रों से ही पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं।
माने पौधे श्वसन किस प्रकार करते हैं, तो पौधों की पत्तियों पर क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इंग्लिश में उन्हें स्टोमाटा कहते हैं। उनसे वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं और बहुत ज़्यादा धूप के दौरान वो क्या वाष्प उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानी जीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, चाहे जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, अपने शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? बिल्कुल पौधे उत्सर्जन करते हैं, रेंजिन के रूप में, ठीक है, गोंद के रूप में, लाख के रूप में ये उत्सर्जन करते हैं। हाँ, पौधे भी पत्तियों की तरह, पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिज को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और गूंद के रूप में भी करते हैं, रेंजिन के रूप में भी करते हैं, और लाख के रूप में भी करते हैं, इनके रूप में भी। उद्दीपन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। मानी जैसे कि मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये उद्दीपन ही चल रहा है, कैमरे के सामने बोल पा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा तो बैठा नहीं है, लेकिन मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। बस ये है कि मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अदरवाइज मैं डबल अनुक्रिया करता ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अनुक्रिया करता, मैं आपको तुरंत बताता। सवाल, पौधे के जीवन चक्र से आपका क्या तात्पर्य है? पौधे का जीवन चक्र देखो, एक बीज से प्रारंभ होता है, बीज से बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके फूल आता है, फूल से फल आता है, फल में बीज होते हैं, फिर बीज जमीन पे गिरते हैं और अच्छा वातावरण मिलने पर फिर पौधा बनाते हैं। यही पौधे का जीवन चक्र है। माने बीज से पौधा और फिर बीजों की अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। मैंने जो बोला पूरा ही जीवन चक्र है। किसी पौधे को कब मृत माना जाता है? जब उसमें से क्या निकलना बंद हो जाए, वो बढ़ना बंद हो जाए, वृद्धि करना बंद हो जाए। मानी जब एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता के बाद भी उसमें जीवन की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तब उस पौधे को मृत मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मृत मान लिया जाता है। मच्छर अपने जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं से गुजरता है? तो सबसे पहली अवस्था होती है अंडा देता है भाई मच्छर अंडा देने के बाद लार्वा बनता है, लार्वा की प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर वयस्क मच्छर बनता है, फिर तुम्हारे और हमारे सबके डंक लगाता है क्या लगाता है? फिर सबके डंक लगाता है। आगे चलिए, मच्छरों के लार्वा और प्यूपा बार बार जल की सतह पर क्यों आते हैं? श्वास लेने के लिए मानी मच्छरों के लार्वा और प्यूपा जल में रहते हैं और उन्हें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए वे जल की सतह पर बार बार आते हैं। जल की सतह पर क्या आते हैं? बार बार आते हैं। जलांडक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो मच्छर के अंडे होते हैं उन्हें जलांडक के रूप में जाना जाता है। यह मेंढक के अंडे है ना, मेंढक के अंडे मानी मेंढक के अंडों का समूह जो जेली जैसे पदार्थ की सतह पदार्थ की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें जलांडक के रूप में जाना जाता है। जलांडक के रूप में जाना जाता है। मेंढक के जीवन चक्र में कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है? तो मेंढक के जीवन चक्र में भी 4 ही अवस्था पाई जाती है। पहला वही अंडा देता है, अंडा देने के बाद टैडपोल बनता है, ठीक है, टैडपोल के बाद में मंडूकक माने फ्रॉगलेट बनता है, फिर उसके बाद वयस्क बन जाता है। देखो अंडे के बाद टैडपोल का मतलब जिसके पूंछ आती है, फिर पूंछ टूटने के बाद वो बनता है मंडूकक के बाद में थोड़ा सा बड़ा होने के बाद सीधा वयस्क अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए। सजीवों की निरंतरता को कौन सुनिश्चित करता है? जो सजीव हैं उनकी निरंतरता को कौन सुनिश्चित करता है? सजीवों की निरंतरता को कौन सुनिश्चित करता है? तो जनन की प्रक्रिया सजीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। माने जनन की प्रक्रिया सजीवों की निरंतरता को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। जनन की जो प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया सजीवों को निरंतरता को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। जनन क्यों अनिवार्य है? मानी यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है।
जनन क्यों अनिवार्य है? यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है, जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। क्या पौधे भी गतियां दर्शाते हैं? उदाहरण दीजिए। बिल्कुल। यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित प्रकार की गतिविधियां प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए कि पौधे में गति का एक उदाहरण फूलों का खिलना। दूसरा है आरोही लता भी अपनी समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। आरोही लता भी किसी वस्तु के क्या होती है? चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है। प्ररोह के द्वारा। सभी सजीवों में कौन सी सामान्य विशेषताएं पाई जाती है? सभी सजीवों में कौन सी सामान्य विशेषताएं पाई जाती है? तो सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अंततः मर जाते हैं। यही सभी सजीवों की क्या है? सामान्य विशेषता पाई जाती है। अगर कोई भी जीव इस प्रकृति में आ गया और वो मरा नहीं, तो अब तक इस पृथ्वी पर इतने लोग हो जाते जो इसके अंदर आते ही नहीं, फिर आपस में चाकू लेके काट करते, है कि नहीं भाई? खाने के लिए तो क्या करते? एक दूसरे को मारते, जो कि बहुत गलत है। लेकिन परमात्मा या फिर सृष्टि जो है, उसने हमें एक चक्कर दिया कि भाई आप इतने समय तक रहोगे, उसके बाद सल्ट जाओगे, या तो किसी बीमारी से सल्ट जाओगे, या किसी सांस की बीमारी से, या किसी एक्सीडेंट में, या किसी के नीचे दब के मर जाओगे। काफी सारी घटनाएं हैं। अगर काफी सारे जीव होते और वो मरते नहीं, तो पेट भरना जरूरी है, कमाना जरूरी नहीं है। कमाना तब जरूरी है कि जब लोग नहीं है। अब बहुत सारे लोग हो जाते तो फिर काम तो रहता ही नहीं। पहले तो पेट भरना होता है, खाना ही नहीं होता, तो फिर एक दूसरे को मार के खाते। ठीक है। तलवार युद्ध लेके तलवारों से युद्ध करते। फिर जंतुओं में उत्सर्जन के 2 उत्पादों के बारे में बताएं। तो एक है पसीना, ठीक है, उत्सर्जन है ये। और दूसरा है मलमूत्र त्याग करना, ये भी है। ठीक है ना, ये भी है ना। माने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलने वाला जो पसीना है, जल और लवण होता है उसमें। दूसरा है मूत्र, मानी जंतुओं में उत्सर्जन के उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है, जिसमें यूरिया उपस्थित होता है। यूरिया, ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। यूरिया भी एक नाइट्रोजनी पदार्थ ही है। यूरिया भी क्या है? एक नाइट्रोजनी पदार्थ ही है। यूरिया भी क्या है? एक नाइट्रोजनी पदार्थ। आगे है कि मच्छरों के जीवन चक्र को किस प्रकार भंग किया जा सकता है। तो मच्छरों के जीवन चक्र को यदि भंग करना है, तो भाई साहब जैसे वो अंडे दे, उस पानी के अंदर डाल दो थोड़ा सा पेट्रोल, डीजल, कुछ भी, तेल डाल दो, केरोसिन डाल दो, वो वहाँ पूरी उस पे सतह पे आ जाएगा, और वो अंडे नीचे डूब जाएंगे, श्वास नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। मान स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़क कर मच्छरों के जीवन चक्र को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत है, और यह परत जल को वायु से पृथक कर देती है। जल को क्या कर देती है? वायु से पृथक कर देती है। लार्वा एवं प्यूपा श्वास द्वारा वायु ग्रहण नहीं कर पाते हैं, परिणामतः वे मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब बारिश का मौसम हो रहा है, और हमारे भाई साहब बारिश आना प्रारंभ हो चुकी है। बूंदे आ रही है। वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है। आज तारीख कितनी हो गई है? आज हो गई अपनी 23 फरवरी 2026 चल रही है। 23 फरवरी 2026 चल रही है, और दिन के साढ़े कितने बज चुके हैं? 10 बज चुके हैं। कोई जीव कब मृत माना जाता है? जब वो श्वास लेना बंद कर दे, उसकी धड़कन चलना बंद कर जाए। मानी जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी साधनों, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी गति, श्वसन और वृद्धि, जनन और उत्सर्जन जैसे लक्षणों को प्रदर्शित करने में क्या है? सक्षम नहीं होता, उसे हम मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मृत कहते हैं। आगे आ गया।
क्या बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? बिल्कुल, कभी कभार अनिवार्य है, हर टाइम नहीं। अंदर तो पहुंच ही नहीं सकता, सामान्यतः चाहिए। मानी सामान्यतः अधिकांश बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। मतलब नॉर्मली चाहिए तो नहीं, लेकिन कभी कभार किसी किसी पौधे के उसको चाहिए। फिर जैसे अंकुरित होगा तो फिर तो चाहिए ही चाहिए, संभव नहीं है फिर। फली के अंकुरित बीज का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये देखो चित्र तो बन ही रहा है, नामांकित। कौन सा चित्र बन रहा है? नामांकित चित्र बन रहा है, ठीक है ना। कभी कभार चित्र आ जाते हैं कहीं से, यूट्यूब वहां से उठाते हैं, तो इनमें जो दूसरे चैनल्स हैं उनके नाम आ जाते हैं। आगे आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए छुई मुई, जिसे हम बोलते हैं लज्जालु या लज्जालु या टच मी नॉट या मिमोसा। मैंने कहा था ना कि छुई मुई के पौधे का दूसरा नाम मिमोसा है। मिमोसा पौधे को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। पत्तियां क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं, जैसे आंवला। ये सूर्यास्त के बाद अपनी पौधों की पत्तियां क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, सभी के नहीं, कुछ के। और कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। देखो क्या प्रकृति की देन है, अलग अलग अनुक्रियाएं चल रही है, उद्दीपन हो रहा है। बीजांकुरण में प्रकाश एवं अंधकार की भूमिका उदाहरण द्वारा समझाइए। मानी कोलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश चाहिए ही चाहिए। और इन बीजों को मिट्टी में ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है, मतलब ये मिट्टी के ऊपर ही अंकुरित होते हैं। वहीं कैलेंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, इसलिए इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी में ढकना पड़ता है। तो ये देखो प्रकृति का खेल है, कोई तो धूप में पैदा होता है और कोई छांव में, कोई धूप में जीता है और कोई छांव में जीता है कोई रात में जीता है और कोई अंधेरे में जीता है, कोई दिन में जीता है उजाले में। अलग अलग है, प्रकृति पे सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कीट बक्सी पौधे के उदाहरण द्वारा पत्तियों में गति को समझाइए। तो पौधे में गति का उदाहरण कीट बक्सी पौधे को में देखा जा सकता है। कीट बक्सी पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। जो कीट बक्सी पौधे होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? कीटों पर निर्भर रहते हैं। कीट बक्सी पौधे का एक उदाहरण ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा की पत्तियां तस्तरी माने सोसर के आकार की होती है, जिसमें अलग असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जिनके छोर पर क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको ड्रोसेरा, है ना, ड्रोसेरा की पत्तियां बताऊंगा आपको, ड्रोसेरा बताऊंगा, ठीक है। और जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह पर स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने चिपचिपे छोर को क्या कर लेते हैं? चिपचिपे छोर से कीटों को क्या कर लेते हैं? जकड़ लेते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ड्रोसेरा, ठीक है ना। तो ड्रोसेरा से संपर्क करते, आइए कृपया ड्रोसेरा मित्र मेरे पास आ जाइए, मेरे ड्रोसेरा मित्र, ठीक है। तो यहां से ड्रोसेरा आ जा भाई, ड्रोसेरा कम हियर, ड्रोसेरा आ जाओ मुझे चाहिए ड्रोसेरा। ये देखो ड्रोसेरा, ठीक है, दिख रहा है ड्रोसेरा? दिख रहा है क्या आपको? ये ड्रोसेरा, ये भाई साहब कीट बक्सी पादप है,
कीटभक्षी क्या है? ये पादप है। कीटभक्षी क्या है? ये पादप। कीटों का भक्षण करता है। दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है क्या? हाँ। एक और होता है भाई साहब घटपर्णी। एक और होता है आपका घटपर्णी। घटपर्णी, घट घटपर्णी, घटपर्णी प्लांट। लो भाई, घटपर्णी प्लांट आ गया। पिक्चर प्लांट जिसे, ये देखो, ये दिख रहा ना, ये घटपर्णी प्लांट है। दिखेगा? दिख गया भाई घटपर्णी प्लांट? हाँ, कितना सुंदर फोटो दिख रहा है। ये भाई साहब, ये यहाँ पे एक ढक्कन और होता है। देखो, ये ढक्कन है इसमें। यहाँ पे अगर कोई भी वो जीव आ गए, उसको यूं करके बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। तो ये भी कौन सा है? हाँ, जीवों को खाने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर घुट के ही मर जाता है। फिर क्या कर देता है? उसे न्यूट्रिशन ले लेता है। ये एक अपने को आ ही गया था अभी अभी, ठीक है ना? कौन सा आ गया था? ये वाला, वो तो घटपर्णी हो गया। और ये वो है, ये वो वाला प्लांट है। ठीक है, ये भी वही जीव बक्सी प्लांट है। ठीक है ना? ये देखो कितना शानदार दिख रहा है, फुल एचडी में दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? फुल एचडी के अंदर। खतरनाक है भाई साहब। क्या है खतरनाक? इसके अंदर भी देखो, यहाँ पर कोई जीव आ जाए ना यहाँ पे, तो ये अपने बाल ये बंद कर लेता है। ये बंद कर लेता है अपनी तस्तरी को, और खा जाता है भाई साहब उस जीव को फुल मौज के साथ। तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानी भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। कथन को स्पष्ट करें। कथन को क्या करें? स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम कहें भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए। मानी पौधे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण फूलों का खिलना है, और पौधों में गति का अन्य उदाहरण भी कीटभक्षी पौधों में देखा जा सकता है। और कीटभक्षी पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। और आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? वो गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। मेंढक के जीवन चक्र में पाए जाने वाली विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मेंढक के जीवन चक्र में पाए जाने वाली विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। ठीक है, मानी मेंढक के जीवन चक्र में पाए जाने वाली विभिन्न अवस्थाओं का क्या करना है? अपने को वर्णन करना है। तो मेंढक के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है अंडावस्था। कौन सी अवस्था है? अंडावस्था। मानी यह वह अवस्था है जिसमें परिवर्तन होता है। यह वह भ्रूण में परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? भ्रूण में होती है। फिर होती है, इसके बाद होते टेडपोल। इसमें पहले पूंछयुक्त तथा पैर विहीन प्रारंभिक अवस्था आती है। पैर नहीं होते, पूंछ होती है। पूंछ टेडपोल को तैरने में क्या करती है? सहायता करती है। बाद में टेडपोल के पिछले पैर विकसित हो जाते हैं। जैसे ही पिछले पैर विकसित हो जाते हैं, फिर पूंछ टूट जाती है। जैसे ही पूंछ टूटती है तो वो बन जाता है भाई साहब फ्रॉगलेट, जिसे बोलते हैं मंडूकक। माने धीरे धीरे टेडपोल छोटे मेंढक की तरह दिखने लगते हैं, जिन्हें मंडूकक कहते हैं। ये अब जल में रहते हैं, लेकिन कुछ समय थल पर भी बिताना प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़े होते जाते हैं और इनकी पूंछ पूर्णतः लुप्त हो जाती है, और इनके पैर बलवान हो जाते हैं, जिससे कूदकर स्थल पर आने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, पैर मजबूत रहते हैं इनके, इसीलिए बहुत छलांग लगाते हैं। वयस्क मेंढक अवस्था। मानी मेंढक पूर्ण विकसित यानी होता मेंढक पूर्ण विकसित वयस्क बनने पर जल और थल दोनों में रहने लगते हैं।
मेंढक पूर्ण विकसित वयस्क होने पर जल और थल दोनों में रहने लगते हैं। आगे आ गया कि उन सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती हैं। मानी उन सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती है। तो सजीवों में निम्न विशेषता पाई जाती है जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती है। निर्जीव वस्तुओं से क्या करती है? पृथक करती है। आगे गति, मानी सभी सजीव गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? गतियां प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? गतियां। अब आ गया वृद्धि। वृद्धि भी एक तरीके से गति है। सभी सजीवों में के शरीर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सभी सजीवों के जो शरीर है वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है। दूसरा आ गया पोषण। सभी सजीव हैं वो पोषण लेते हैं, जैसे हम हुए या फिर कोई भी जीव जंतु हुआ या फिर पौधा हुआ, उसको पोषण चाहिए। मानी सभी सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन मानी पोषण की आवश्यकता होती है। फिर है श्वसन। सभी सजीव जो है श्वसन करते हैं, चाहे हम हैं चाहे पौधे हुए। ठीक है। तो सजीवों को जीवित रहने के लिए निरंतर श्वसन करना अनिवार्य होता है और श्वास क्रिया द्वारा वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है और वह बाहर निकालना जाता है। पौधे में इस कार्य में सहायता हेतु पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, छोटे रंध्र पाए जाते हैं। आगे आ गया है उत्सर्जन। क्या आ गया है? उत्सर्जन आ गया है। मानी सभी सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन द्वारा निष्कासित करते हैं। भाई उत्सर्जन क्या? जो भी हम खाना पीना खाएंगे बाहर तो निकालेंगे, पसीने के थ्रू, चाहे टॉयलेट के थ्रू, चाहे लेटरिन के थ्रू निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर होता है यूरिया, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो अपनी बॉडी में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। ठीक है। और अपनी बॉडी को डैमेज करेगी, अपने सेल्स को डैमेज करेगा वो। तो जंतुओं में यह पसीने और मूत्र के रूप में होता है, जबकि पौधों अपनी पत्तियों की सतह से जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। मानी समस्त सजीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे जनन। मानी सभी सजीव जनन करते हैं और यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। सभी सजीव जनन करते हैं और यह जीवन की निरंतरता के लिए क्या है? अनिवार्य है। बीजांकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मान बीज अंकुरण के लिए, बीज उगने के लिए जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन करना है। तो बीजांकुरण के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक है। पहला, बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बीजों के बाह्य आवरण, जिन्हें बीजावरण कहते हैं, को जल मुलायम करता है, जिससे उनके अंदर के नन्हे भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? विकसित होने में सहायता मिलती है। आगे आ गया अपने पास वायु और मिट्टी। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीज के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। साथ ही इन्हें मिट्टी में जड़ें आसानी से बढ़ती है। ठीक है। मानी जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ जड़ें आसानी से बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा पेड़ों को नाइट्रोजन चाहिए होती है। प्रकाश एवं अंधकार। कुछ पौधे प्रकाश में उगते हैं तो कुछ अंधकार में अंकुरण होते हैं, कुछ बीज। तो यह सामान्य अधिकांश बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।
किसके प्रकाश की आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है नवोद्भिद के वृद्धि के लिए। ठीक है, चले आगे। आगे है सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को किस प्रकार प्रभावित करता, नामांकन चित्र द्वारा समझाएं। तो चलिए तो समझते हैं कि भाई सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधे के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा, वृद्धि की क्या दिशा को किस प्रकार प्रभावित करता है, नामांकन चित्र द्वारा अपने को क्या करना है, समझाना। तो अपने को चित्र पहले ही बनाया गया है। हमें अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी जड़ ऊपर और पत्तियां नीचे नहीं हो सकती किसी पेड़ की, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती है और भोजन बनाएगी तो हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ेगी, चाहे हम उन्हें कैसी ही परिस्थितियों में क्यों न रखें। तो अपने पास देखो यहाँ पे एक पौधा तो लगाया गया है जिसकी जड़ को तो ऊपर किया गया था और पौधे की इसको नीचे किया गया था, लेकिन फाइनली देखो जड़ तो पहुंच गई नीचे घूम घाम के और पौधा पहुंच गया ऊपर, है कि नहीं है। दूसरी बात, एक को बंद डब्बे में रखा गया, केवल प्रकाश के लिए एक यहाँ पे एक छेद रखा गया सूर्य की तरफ, तो देखो मुड़ के किधर चला गया, सूर्य की तरफ। और यहाँ पे देखो खुला प्रकाश है तो सीधा बढ़ रहा है, सीधा प्रकाश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सीधा प्रकाश मिल रहा है, तो खुला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आगे, अब समझ लीजिए। माने सूर्य के प्रकाश की विभिन्न स्थितियां में पौधे के भागों में वृद्धि की दिशा निम्नानुसार होती है। माने सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधे को सीधा रखें और जड़ और जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। माने रखे जाने पर, सीधा रखे जाने पर भाई पौधा तो ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा और जड़ नीचे की तरफ करेगी, और प्ररोह है वृद्धि कहाँ करेगा, ऊपर की ओर करेगा, माने सूर्य के प्रकाश की ओर करेगा, और जड़ है मिट्टी की ओर करेगी या फिर पानी की ओर करेगी। सभी दिशाओं में से आते हुए प्रकाश सूर्य के प्रकाश में रखा उल्टा पौधा, यदि पौधा उल्टा रखा जाए तो जड़ मुड़ जाती है और नीचे और वृद्धि करती है। प्ररोह भी मुड़ जाता है, प्ररोह भी क्या होता है, मुड़ जाता है और ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे पौधा हमने डायग्राम नंबर 2 में देखा था। एक दिशा से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधा, यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश केवल एक दिशा से मिलता है तो प्ररोह का मतलब है तना, सूर्य के प्रकाश माने प्ररोह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। किधर वृद्धि करता है, प्ररोह की दिशा में, माने प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ें कहाँ वृद्धि करेगी, नीचे पानी की ओर वृद्धि करेगी। ठीक है, एक पौधे के जीवन चक्र को आरेख द्वारा समझाएं। तो पौधे का जीवन चक्र कहाँ से प्रारंभ होता है, बीज से। तो पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होता है, फर्स्ट स्टेज होती है। बीज के बाद में वो छोटा पौधा बनता है। क्या बनता है, छोटा पौधा, है ना, अंकुरण बनता है। अंकुरण के बाद में पौधा बनता है जिसके पत्तियां आती हैं, फिर पत्तियों के फूल आते हैं, फूल से फल आते हैं, फल जब टूट के नीचे गिर जाते हैं फिर वापस से उसे बीज मिलता है और बीज से वापस ये चक्रण चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चलता रहता है। आगे चले। एक पौधे का जीवन चक्र बीज के अंकुरण से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आगे आरेख बनाते हुए मच्छर का जीवन चक्र समझाए। आरेख बनाते हुए मच्छर का जीवन चक्र समझाए। तो मच्छर का जीवन चक्र प्रारंभ होता है उसके अंडे से। ठीक है ना, कहां से प्रारंभ होता है, अंडे अवस्था से। अंडे के बाद में क्या बनता है, लार्वा बनता है। दूसरी अवस्था अंडे के बाद में क्या बन जाता है, लार्वा। लार्वा प्यूपा में बदलता है। लार्वा कैसे में बदलता है, प्यूपा के अंदर, और प्यूपा बन जाता है वयस्क मच्छर के अंदर, और फिर वयस्क मच्छर अंडे देता है। चलता रहता है मामला, क्या चलता रहता है, मामला चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि भाई साहब मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरता है। एक तो पहला आ गया उसका, मच्छर का अपना जीवन अंडे के रूप में प्रारंभ होता है और अंडे का विकास लार्वा के रूप में होता है। लार्वा विकास प्यूपा के रूप में होता है और प्यूपा वयस्क मच्छर में परिवर्तित हो जाता है, और प्यूपा से
निकला वयस्क मच्छर जल की सतह पर थोड़ा विश्राम करता है और फिर नीचे चला जाता है, फिर उड़ जाता है। ठीक है ना। वयस्क मच्छर 10 से 15 दिन तक जीवित रहता है, रह सकता है। ठीक है, जो वयस्क मच्छर है 10 से 15 दिन तक जीवित रहता है, इतनी एज होती है उसकी, फिर रिजल्ट जाता है। वयस्क मादा मच्छर सीधे जल पर या जल के संपर्क में अंडे देती है। यह चक्र चलता रहता है। मानी एक मच्छर का छोटा जीवन काल है, लेकिन फिर भी हर घर के अंदर मच्छर पाया जाता है कि नहीं। अपना जीवन काल कितना है? लगभग 100 साल का। अपना का मतलब हाँ, कि आजकल तो भाई 0 से, आजकल तो पैदा होते हैं एक दिन से पूरा 100 साल के बीच में कभी भी मर सकता है, ये बात अलग है। लेकिन जो मानव की उम्र है वो 100 साल से भी ज़्यादा है। ठीक है, मानी ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ क्या है, कितना खाना अच्छा मिल रहा है, किस तरीके से आप रह रहे हो। जैसे जापान के लोग हैं 110 साल से 120 साल का उनका है। चाइना का भी ऐसा ही है, सेम ही है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का खान पान के आधार पे डिसाइड होता है कि आप कितना जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वैसा ही सिस्टम इधर भी है अपने यहाँ पे भारत में। अब भाई साहब 50 साल से मैक्सिमम कितना हो गया? 100 साल हो गया है। गाँव के लोग 100 साल तक जी सकते हैं और बाकी सब लोग पहले ही लुढ़क सकते हैं। समझ में आ गया। आगे आ गया मेंढक के जीवन चक्र का वर्णन करें। ठीक है, तो मेंढक का जीवन चक्र भी 4 अवस्थाओं में ही रहता है। ये 12 सप्ताह तक जीता है भाई साहब मेंढक। मानी पहला जो मेंढक है वो अंडे से स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं जलांडक। फिर अंडे से भाई साहब, अंडे से क्या बनता है? अंडे से बन जाता है आपका, क्या बन जाता है अंडे से बन जाता है टेडपोल। अंडे से क्या बन जाता है? टेडपोल, जिसमें पूंछ रहती है। ठीक है, फिर ये 8 से 10 सप्ताह तक टेडपोल के क्या आ जाते हैं? पैर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में भाई साहब मंडूकक बन जाता है। मंडूकक में ये पूंछ टूट जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है। जब इसके पाँव के अंदर जान आ जाती है तो पूंछ टूट जाती है। फिर ये वयस्क बनता है, ये 14 सप्ताह, कितना सप्ताह? 14 सप्ताह तक के बाद ये बन जाता है। इसका जीवन काल कितना है भाई? सप्ताह में होता है। ये तो खूब जीता है जिन्हें को। तो चलते हैं। मानी मेंढक का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में होता है। मेंढक का जीवन चक्र का प्रारंभ अंडा से होता है और जो जेली जैसे पदार्थ के रूप में समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें जलांडक कहते हैं। और अंडा भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण का विकास टेडपोल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? टेडपोल अवस्था में होता है, जिसमें पूंछ युक्त तथा पैर विहीन प्रारंभ अवस्था पीछे के पैरों रहित सहित पश्चात होती है। क्या क्या लेने आया बेटा? क्या लेने आया? क्या लेने आया ये तो बोल। तू पता नहीं है तेरे को? चलो अभी थोड़ी देर में मैं देता हूँ ना। ये भाई बोर लेके आया, लेने आया बोर बेड़ी के। ठीक है ना, कल मैं लेकर आया था। हमारे गांव के पास ही एक गांव है, वहाँ पे आसपास जो उगते हैं, मतलब लोकल एरिया के अंदर बेड़ी उगती, बहुत अच्छे स्वादिष्ट पेड़ होते हैं, तो लेकर आया था। तो इसको चाहिए। अभी मांगने आ गए मेरे से, पापा मेरे जेब में डाल दो ना। क्या डाल दो तेरे जेब में? बोर? अभी डालते, तू बाहर चल पहले, है ना? ठीक है। चलिए। टेडपोल का विकास मंडूकक माने फ्रॉगलेट अवस्था में होता है, जिसमें पूंछ पूर्णतः विलुप्त हो जाती है और पैर मजबूत हो जाते हैं। मंडूकक से वयस्क मेंढक का विकास होता है, जो जल थल दोनों स्थानों पर रहने योग्य होता है। दोनों स्थानों पर रहने योग्य होता है। ठीक है, तो ये था अपना भाई आज का पूरा चैप्टर, और आई थिंक आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। चैप्टर हम पूरे 10 खत्म कर चुके हैं। 10 खत्म कर चुके हैं। अब आपका 11 और कौन सा बचा है? 12, और वो भी आज ही। आज की डेट कितनी है आपकी? मैंने बताया 23/02/2026। आज की डेट में आपको मिल जाएंगे, है ना। आज ही मैं बनाऊंगा, अभी जस्ट दूसरा भाग, और शाम को, मतलब आज अभी तक बना दूंगा 4 बजे तक। 4 बजे अपने ऑफलाइन के बच्चे आते हैं,
11 बजे तक इन सबको कर देंगे क्लियर। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वहाँ से जुड़ जाए। आप लोगों को हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव क्लासेस उपलब्ध होगी, नोट्स उपलब्ध होंगे, आप लोग लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।